ग्राफ बेसिकली होता क्या है, पहली चीज तो ये समझ लेते हैं, व्हाट इज ए ग्राफ। रिप्रेजेंटेशन है, डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है बिटवीन इट्स ए, कोई भी हमारे पास इक्वेशन होती है ना, जो उस इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। कोई भी इक्वेशन ले लो, चाहे ओम्स लॉ की इक्वेशन ले लो, तो इक्वेशन है ना V इक्वल्स टू आई आर, ग्राफ तभी तो बनता है। अगर मैं खाली एक ही चीज ऐसे लिख दूं इक्वेशन के बिना, मैं बोलूं जी बनाओ एक्स का ग्राफ, बनेगा क्या? नहीं। अगर मैं बोलूं एक्स इक्वल टू वाई का ग्राफ बनाओ तो बन सकता है। x1 रखेंगे y1 आएगा, x2 रखेंगे y2। हमारे पास ग्राफ में क्या होता है, दो, या हम 2 डायमेंशनल ग्राफ की बात कर रहे हैं तो दो की बात करेंगे, दो वेरिएबल्स के बीच में कोई जो इक्वेशन है, जो रिलेशन है, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, हम ग्राफ में हमेशा एक्सिस चूज करते हैं, और मैथमेटिक्स में हम कॉमनली बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फिजिक्स में बोल सकते हैं टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड टाइम, कुछ भी फिजिकल क्वांटिटीज। बट जब मैथ्स में बात करते हैं तो हम ग्राफ किसके बीच में बनाते हैं? जनरली एक्स और वाई के बीच में। एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन इक्वेशन। कैसे भी लिख सकते हैं वाई, देखो इक्वेशन किसी भी तरह की, किसी भी नेचर की हो सकती है। दिस इज वन इक्वेशन, दिस इज अनदर इक्वेशन, दिस इज अनदर इक्वेशन, we have another equation like this. We have infinite ways to express the relation between y and x. In general जब हम मैथ्स में बात करते हैं ना, हम ये सारा जो इक्वेशंस हैं, देखिए इनमें एक सिमिलैरिटी है, y लेफ्ट साइड में है और x राइट साइड में है। जो वेरिएबल, दोनों वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है, और कांस्टेंट क्या होता है? जिसका वैल्यू सेम रहता है, जिसे हम अपनी मर्जी से चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो इक्वेशन के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब बोलने में मैं इस इक्वेशन की जगह अगर मैं बोलूं x इक्वल टू 3y प्लस 6 तो बोलूंगा अब तो मैं y को चेंज कर रहा हूं तो y इंडिपेंडेंट हो गया और x डिपेंडेंट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। दिस इज नॉट अलाउड, क्योंकि हमें ना कुछ जनरल कन्वेंशंस के अकॉर्डिंगली करना पड़ता है। कन्वेंशन क्या होता है? जो हम अपनी इजीनेस के लिए कोई रूल इंट्रोड्यूस करते हैं, या कोई जो रूल होते हैं। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि x एक्सिस बनाओ, तो everybody will draw a line parallel to the ground, that is called as the x horizontal line, जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं x एक्सिस। और अगर मैं बोलूं y एक्सिस बनाओ तो वो ऐसे बना लेगा। अब ये कन्वेंशन है ना कि x एक्सिस हॉरिजॉन्टल और y एक्सिस वर्टिकल लेनी है। अदरवाइज somebody will say मैं इसको बोलूंगा x एक्सिस, इसको बोलूंगा y एक्सिस, तो ये भी तो गलत नहीं है ना। परपेंडिकुलर होने चाहिए, परपेंडिकुलर है, बट वो कन्वेंशनल नहीं है। फिर उसको बताना पड़ेगा कि मैंने इसको x बोला है। जब मैं ऐसे लाइन बनाता हूँ ना हॉरिजॉन्टल, तो अंडरस्टूड है कि ये x एक्सिस ही है। ठीक है, इस तरीके से तो फिर देयर विल बी कंफ्यूजन, कोई x एक्सिस कहीं ले लेगा, कोई कहीं ले लेगा। तो इनको कन्वेंशंस बोलते हैं, जो इजीनेस के लिए इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और सब उसको फॉलो करते हैं। तो जब हम मैथमेटिक्स में इक्वेशंस लिखते हैं तो वी हैव ए कन्वेंशन कि हम y को लेफ्ट साइड में और x को राइट साइड में लिखते हैं। हम y को डिपेंडेंट और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, और उनके बीच में जो ये रिलेशन है, इन जनरल देखो, अगर ग्राफ की बात करें या नेचर की बात करें, इसको बोलते हैं लीनियर ग्राफ बनेगा। ये लॉगरिथमिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये साइन है, ये भी एक्सपोनेंशियल है। सॉरी मैंने कॉस लिखना था, एक्सपोनेंशियल तो ऊपर लिखा हुआ है, कॉस एक्स। तो ये y और x के बीच में एक रिलेशन होता है। उसी रिलेशन को जनरली क्या बोलते हैं? इन जनरल हम ये बोलते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। y इज ए फंक्शन ऑफ x मतलब y एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि x की वैल्यू कितनी है। काइनेमेटिक्स में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में आते हैं x और टाइम राइट साइड में आ जाता है। फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो ऐसे लिखते हैं F इक्वल टू 3t² प्लस 6t, ऐसा कुछ भी। तो y इज ए फंक्शन ऑफ x मींस y डिपेंड्स ऑन x।
तो हम कुछ पर्टिकुलर ग्राफ्स की बात करेंगे आज, जो हमें हर चैप्टर में हेल्प करेंगे। जैसे मैं बोलूं कि हमारे पास तो बहुत बार ऐसा होता है कि ग्राफ जो है ना वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। उस स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या है? आज तो मैथ्स वाले बच्चे तो पढ़ेंगे इसको मैथ में भी। व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन? इन जनरल हम किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं? वी राइट y इक्वल्स टू mx प्लस सी। जैसे मैंने अभी लिखा था y इक्वल टू 3x प्लस 2। x की पावर 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना तो फिर वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं होगी। फिर उस इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा इसे देख के नहीं, इसे देख के पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ वैल्यूज है हमारे पास। देखो अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ, हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं ना, x को 0 पुट करता हूँ y कितना आएगा? y आएगा 2। x को 1 पुट करूंगा y कितना आएगा? y विल बी 5। x को 2 पुट करूंगा y विल बी 8। x को 3 पुट किया 11। x को 4 पुट किया 14। कैसे पता चलता है कि ये वेरिएबल देख के कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रेट लाइन है? समझना, x में कितना चेंज आ रहा है? एक का हर बार 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। और y में हर बार सेम आएगा। कितना होगा पता है? 3 3 3 3। और ये 3 क्यों है? क्योंकि यहाँ 3 है। अगर यहाँ 2x प्लस 3 होता तो ये डिफरेंस 2 का हो जाता। चेक करके देखना, अगर ये इक्वेशन होती y इक्वल टू 2x प्लस 3 तो आप बोलोगे इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? दोनों ऐसी तो हैं, कोई फर्क नहीं है, दोनों स्ट्रेट लाइन की है। लेकिन चेंज जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। मैं अब x को 0 पुट करूं, y कितना आएगा? x को 1 पुट किया 5। x को 2 पुट किया, 2 का डिफरेंस आ रहा है 3। जब ये डिफरेंस एक जैसा होता है ना, यहां भी एक जैसा है, यहां भी एक जैसा है, यहां भी एक जैसा है, यहां भी एक जैसा ही है, 2 का डिफरेंस, यहाँ 3 का है, तो हर बार सेम ना, तो आपके पास हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। आप अगर ग्राफ शीट लेके ये ऑर्डर्ड पेयर्स लेके प्लॉट करोगे, यू विल ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, राइट। इसलिए इनकी बात नहीं करते हुए 0 पे कभी 2 आया कभी 3 आया, डिपेंडिंग ऑन की कांस्टेंट कौन सा है। बट यहाँ कांस्टेंट क्या है? अगर मैं x को 0 पुट करूं y कितना आएगा? c। जैसे अगर 2x प्लस 3 है तो x 0 पुट किया y कितना आता है? 3। तो मैं अगर बेटा इस इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा ना, इन जनरल वो ग्राफ ऐसा होगा x y, और ग्राफ की शेप होगी स्ट्रेट लाइन, बट वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। ओरिजिन से स्टार्ट तब होता अगर इक्वेशन में ये c नहीं होता, खाली होता y इक्वल टू mx, तो फिर हम x को 0 पुट करते y 0 आता। यहाँ ऐसा नहीं है, x को 0 पुट करेंगे y कितना आएगा? c। ठीक, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन, या इस इक्वेशन का ये ग्राफ है जिसमें ये y ये x। ये क्या है बेटा? c। इस c को बोलते क्या है इस इक्वेशन में या इस ग्राफ में? ये जो c है, c को बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। c को क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। y और x तो वेरिएबल है, यू नो व्हाट इज दिस m? इस m को क्या बोलते हैं? m को बोलते हैं बेटा स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ही समझना है हमने क्या होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, अभी बताऊंगा नहीं कि स्लोप को कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं।
बट अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं, बेटा ये सी है तो ये भी सी होगा, है ना? तो ये हो गया y माइनस सी, क्योंकि टोटल तो y है। सपोज करता हूं मैं ये वाला एंगल है थीटा, अगर ये पूरा y है तो ये पूरा x है। x किधर ले रहे हैं? हॉरिजॉन्टल, और y वर्टिकल। तो ये ट्रायंगल में अगर आपको बोलूं बताओ tan थीटा कितना होगा, मैं कुछ नाम दे देता हूं इसको, ओ नहीं, चलो बोलेंगे इसको a बोल देता हूं, o तो ये होता है ए बी, और मान लो ये n है। इन ट्राइंगल ए बी एन, व्हाट इज tan थीटा? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज y माइनस सी एंड बेस इज x, ठीक। लेकिन अगर आप इक्वेशन में देखो, मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 बोलूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 अब c को इधर ले आऊंगा, बोलूंगा y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स। सो व्हाट इज m? y माइनस सी बाय एक्स, ठीक है। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, लेफ्ट साइड तो दोनों की डिफरेंट है, राइट साइड दोनों की सेम है। इसी इक्वेशन से y माइनस सी बाय एक्स एम मिल रहा है, और इसी इक्वेशन का जब ग्राफ बनाया तो y माइनस सी बाय एक्स टैन थीटा बनता है। तो इसका मतलब m किसके बराबर हुआ? ठीक है, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज टैन थीटा। नोट करना तो कर लीजिए। देयरफॉर इन दोनों को आप कंबाइन कर लीजिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन विल गिव यू m इक्वल टू टैन थीटा। स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है, वी राइट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और m जो है वो टैन थीटा होता है। m तो टैन थीटा है, बट रिमेंबर व्हाट इज दिस थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द ग्राफ एंड x एक्सिस। ये बनाया था x y, ये है थीटा, m इक्वल्स टू टैन थीटा। अब मैं कुछ ग्राफ बनाता हूं, उनकी स्लोप की डिस्कशन करेंगे हम। स्लोप वर्ड जो है ये बहुत बार यूज होता है फिजिक्स में। अगर कोई ग्राफ ऐसा है, सेकंड केस में ग्राफ ऐसा है, इन द थर्ड केस graph is like this. So what will we say about the slope? है तो सारी स्ट्रेट लाइन ही, सब स्ट्रेट लाइन ही है ना, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। यहाँ जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो आपको क्या पता चल रहा है? यहाँ देखिए कि वो कितना होगा, वो 0 होगा, 90 नहीं, क्योंकि ये ग्राफ तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर थोड़ी ना है कि हम बोले 90। यहाँ थीटा कितना है? 0। और अगर थीटा 0 होगा तो बेटा टैन थीटा, टैन 0 तो 0 होता है, और अगर टैन थीटा भी 0 है इसका मतलब स्लोप 0। स्लोप 0 होने का मतलब होता है ना तो इंक्लिनेशन है और ना ही डिक्लिनेशन है, ठीक है। रेस्ट में है या मोशन में, वो अभी बात नहीं कर रहे, वो तो तब बात करेंगे ना जब यहाँ टाइम और यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिया होगा। यहाँ तो मैं y और x ले रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स, सॉरी y और x के बीच में ग्राफ ऐसा बना, इसका मतलब y इज समथिंग लाइक कांस्टेंट,
x की वैल्यू कुछ भी हो, y की वैल्यू 5 आएगी, x0 5, y1 x1 y5, x2 y5। ठीक है, जब थीटा 0 है tan थीटा 0, tan थीटा 0 मतलब स्लोप 0। ठीक है, नो इंक्लिनेशन नो डिक्लिनेशन। इंक्लिनेशन डिक्लिनेशन कब होगी? यहां देखो, ये जो थीटा है 90 से बड़ा है कि छोटा? ये जो थीटा है ये 90 से छोटा है, मतलब ये एक्यूट है। जब जब थीटा एक्यूट होता है, कुछ भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 75, कुछ भी 90 से कम होगा, तो बेटा जो tan थीटा होगा ना वो पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव ही होती है, तो tan इज आल्सो पॉजिटिव। और जब आपका tan थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। बेटा स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि अगर हम x को बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है। x0 था y2 आया, x2 किया y4 हो गया, x3 किया y6 हो गया। ऐसे जैसे जैसे हम x को बढ़ाए y भी बढ़े तो ग्राफ ऐसा होगा। लेकिन अगर यहां थीटा क्या होगा? 90 से बड़ा। ये थोड़ी देखना है, कैसे देख रहे हैं हम? एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाना है टुवर्ड्स द ग्राफ, एंगल देखने के लिए। क्लॉकवाइज नहीं, एक ही रेफरेंस लेंगे ना। अब यहां अगर हम ऐसे गए, ऐसे क्यों नहीं गए? क्लॉकवाइज नहीं जाना, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो यहां थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है। अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो tan थीटा नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। और अगर tan थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब जो m है वो भी नेगेटिव है। m नेगेटिव होने का मतलब समझ लेना, ये हेल्प करेगा आपको। देखो x 0 था तो y की कुछ वैल्यू थी, x बढ़ा तो y की वैल्यू कम हो गई, x और बढ़ा y और कम हो गया, x और बढ़ा y और कम हो गया। तो स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है x तो बढ़ रहा है, लेकिन x के बढ़ने से y की वैल्यू कम हो रही है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। अगर इक्वेशंस की बात करें, इनकी इक्वेशंस कैसी होंगी देखने में? इनकी इक्वेशंस, इसका तो सीधा आएगा ना y इज कांस्टेंट, क्योंकि ये तो वेरिएबल है ही नहीं, वैल्यू चेंज तो हो ही नहीं रही y की, हम x को चेंज करते जा रहे हैं, y तो हर बार वही आता है। ये जो पहली वाली है बेटा, इसके लिए मैं लिखूंगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस दूसरे वाले के लिए लिखूंगा y इक्वल टू माइनस ऑफ एम एक्स प्लस सी। पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, जीरो स्लोप। समझ में आ गया डिफरेंस क्या है? कभी y इक्वल्स टू एम एक्स हुआ अगर मेरे पास, इसको छोड़ देंगे, ये सिंपल है। अगर मेरे पास सिर्फ इतना है, इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स, तो कैन यू मेक एन गेस कि ये ग्राफ कैसा होगा बिटवीन y एंड x? ओरिजिन से स्टार्ट होगा, एंड सिंस x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, इसलिए ओरिजिन से इंक्रीजिंग होगा, वो डिक्रीजिंग नहीं। जब x 0 है तो y कितना? 0। इट विल बी लाइक दिस। अच्छा, ये भी एक मिसकंसेप्शन है, ऐसे लगता है कि ये 45 होगा। नॉट नेसेसरी, इट कैन बी एनीथिंग। वो तो डिपेंड करता है कि m कितना है। ठीक है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है कि यहां पर c 0 है। आप c 0 पुट करो, यही आ गया। अगर y इक्वल टू माइनस ऑफ एम एक्स है तो ग्राफ कैसा होगा? x0 y, y0, x1 y माइनस एम। मान लो ऐसे देखो, माइनस 2x है, x1 y माइनस 2, x1 y माइनस 2, x2 y माइनस 4। तो ये ग्राफ तो हो गया ना वैसा नेचर। अगर आपने x एक्सिस के साथ एंगल देखना है, दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। x बढ़ रहा है लेकिन y कम हो रहा है,
तो उसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। सी 0 था इसलिए ऐसा दिखा, अगर सी कोई पॉजिटिव वैल्यू होती तो ऊपर से 60 आता और उसके बाद ऐसे ही जाता है ये, ठीक है। बट हर एक ग्राफ में ना, इसमें 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 एक चीज है, स्लोप है कांस्टेंट। आप थीटा यहां से देखो या इसके पैरेलल में यहां लाइन बना लो या इसके पैरेलल में यहां लाइन बना लो, हर बार वो थीटा की वैल्यू जो है वो सेम ही आ रही। इसलिए ये सारी की सारी कांस्टेंट स्लोप्स हैं। टैन थीटा हर बार सेम आएगा, जितना यहाँ के लिए उतना यहाँ के लिए, जितना यहाँ उतना यहाँ, हर बार सेम। लेकिन यहाँ पर स्लोप नेगेटिव, ये इसमें नेगेटिव स्लोप, इसमें नेगेटिव स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप। अगर ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 पुट की थी तब y भी 0 आया। लेकिन अगर ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब जब x 0 पुट किया तो y कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है इक्वेशन y इक्वल टू mx माइनस सी, y इक्वल्स टू mx माइनस सी, ठीक है। जैसे y इक्वल्स टू 2x माइनस 3। सोचो अभी मैं x को 0 पुट करूं तो y माइनस 3 आएगा, लेकिन x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स देखना, x को 0 पुट किया y आया माइनस 3, x को 1 पुट किया -1, बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ हुआ। कम कैसे हुआ? बढ़ रहा है ना, -3 से -1 हुआ, -1 बढ़ा कि -3? बढ़ रहा है। पता क्यों बढ़ रहा है? अच्छा दोबारा देखो, अगर मैं 2 कर दूं, बढ़ गया और बढ़ गया। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट तो होगा बट नीचे नहीं। समझ में आ रहा है? जब x 0 है तो y -3, x1 y -1, x2 मान लो ये 2 है, x2 y 1, x3 बोलो, x3 3 2 6 -3 3 3 3, तो ऐसे ही बनेगा। तो फिर इसका मतलब सारे के सारे ग्राफ स्ट्रेट लाइन होते हैं? नहीं, x की पावर 1 है इसलिए स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं। x की पावर 1 होने के कारण ये जो चेंज है ना ये एक जैसा है। -3 से -1 हुआ, 2 का डिफरेंस है। -1 से 1 हुआ, फिर 2 का डिफरेंस है। 1 से 3 हुआ, फिर 2 का डिफरेंस है। जब ये डिफरेंस सेम है तो ही स्ट्रेट लाइन बनती है, अदरवाइज नहीं बनती है। मान लो y इक्वल्स टू kx² है, y इक्वल्स टू k इंटू x² is like y equal to 2x². So what will be the nature of graph now? देख के ग्राफ नहीं पता चलेगा, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो देख के भी ग्राफ पता चलना शुरू हो जाता है। मैं x को 0 पुट करता हूं तो y कितना आता है? 0। x0 y0 मतलब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। फिर x को 1 पुट करा, y कितना आया? अब नाउ कीप ऑन वाचिंग। x को 2 पुट किया, कितना हुआ? 8, 8 ही हुआ ना। x को 3 पुट किया, मैं x में वैसे ही चेंज ला रहा हूं जैसे पहले ला रहा था, 1 1 का, लेकिन क्या y का चेंज कांस्टेंट है? यहां पर 2 का चेंज आया, यहाँ 6 का और यहाँ 10 का, वो चेंज बढ़ता जा रहा है। जब वो चेंज बढ़ता जा रहा है ना, इसका मतलब है कि ग्राफ की स्लोप बढ़ती जा रही है। उसी चेंज को तो स्लोप बोलते हैं, बट वो चेंज अगर तो कांस्टेंट है जैसे पहले वाले में था तो इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट। अभी स्लोप बढ़ती जा रही है, लॉजिकली स्लोप बढ़ने का मतलब क्या हुआ? सोचो, स्लोप बढ़ने का मतलब ये है, स्लोप होता है टैन थीटा, स्लोप बढ़ने का मतलब है थीटा बढ़ रहा है। तो जब थीटा बढ़ेगा तो ग्राफ अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो पता कैसे बनता है? अगर आप ग्राफ बनाओगे तो
ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पता है? इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग थीटा बोलो चाहे, कैसे देखना। मान लो मैं यहां पर बोलता हूं एंगल है θ1, यहां एक्स एक्सिस बना के बोलूंगा एंगल है θ2, तो दिख रहा है θ1 बड़ा है कि θ2? θ2 बड़ा। यहां एक्स एक्सिस बनाऊंगा θ3, सो आई विल से θ3 θ2 से और θ2 θ1 से बड़ा है। अगर थीटा बड़ा है तो मतलब tan थीटा बड़ा होगा। तो tan थीटा तो स्लोप होता है। आई विल से दैट m3 इज ग्रेटर देन m2 एंड दैट इज ग्रेटर देन m1, सो वी कॉल इट एज इंक्रीजिंग स्लोप। अगर ग्राफ ऐसा होगा तो इट इज इंक्रीजिंग स्लोप। और डिक्रीजिंग स्लोप कैसी होगी फिर? इंक्रीजिंग स्लोप का क्या मतलब बताया? ग्राफ इज शिफ्टिंग अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो डिक्रीजिंग स्लोप में क्या होना चाहिए? ग्राफ इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। कैसा होगा वो? है या नहीं? सोचो, पहले एंगल बड़ा था, ऐसे देखना होता है ना, फिर एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ एक्स एक्सिस की तरफ झुक रहा है ना, तो मतलब एंगल कम हो रहा है, यहाँ और कम हो गया, तो ये हो गया डिक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप एंड कांस्टेंट स्लोप पता चल गया। इसके अलावा बेटा जो और यूजफुल ग्राफ्स हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन और कॉस के ग्राफ्स है वो। एक तो वो ग्राफ देख के आपको हमेशा वैल्यू याद रहती है, नेचर पता चलेगी। बहुत बार आपको इक्वेशंस ऐसी होंगी जिसमें साइन थीटा या कॉस थीटा इन्वॉल्व होता है। जैसे मैं बोलूं, बताओ y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा, या y इक्वल्स टू cos x का ग्राफ कैसा होगा। लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि ये sin x का और cos x का ग्राफ कैसा होता है। बेटा अगर y इक्वल्स टू साइन x है तो इसका मतलब x कोई एंगल होगा, क्योंकि साइन तो किसी एंगल का होता है ना, साइन थीटा जैसे बोलते हैं, तो इट्स सम एंगल। अगर x 0 पुट करेंगे इसका मतलब x 0 डिग्री ले रहे हैं, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री, कुछ भी लो। ग्राफ पता कैसे बनता है इसका? y इक्वल टू साइन x का ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, आप आगे तक भी बना सकते हैं। मैं एक ही वेव बनाई, इस वेव को याद रखना, इस वेव को साइन वेव बोलते हैं। ये भी बड़ी यूजफुल इक्वेशन और बड़ा यूजफुल ग्राफ है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरी एक वेव जो है, एक वेव मतलब आपने 10th क्लास में वेव्स पढ़ा, एक वेव मतलब क्रेसेंट ट्रफ। पूरी एक वेव अगर एंगल के हिसाब से बोलूं, इधर मैं आपको बोला x और इधर y लेना है, ठीक है, जीरो एंड 360 डिग्री हो गया बेटा एक कंप्लीट। ठीक है, एक कंप्लीट वेव जो है 360 डिग्री रिप्रेजेंट करती है एंगुलर पोजीशन उसकी। इस तरफ एंगल लेना है तो उसका हाफ क्या हुआ? अगर ये 0 है, ये 360 है, तो ये 180, फिर इसका हाफ, फिर इसका 270। नेचर तो पता चली, इससे आपको कुछ और चीजें भी नोट करनी है। समझना क्या, साइन 0 0 होता है,
साइन 90 1 होता है, ये जो ऊपर है ना ये +1 है और जो नीचे है वो -1। साइन 0 इज, ग्राफ देख के पता चलेगा, अगर नो कंफ्यूजन, साइन 0 इज 0, साइन 90 इज +1, साइन 180 इज, साइन 180 is 0, sin 270 is, and sin of 360 is also, sin of 360 is also 0। ठीक है, साइन थीटा की कोई भी वैल्यू हमेशा इसके आगे भी बनाते जाओगे ना, ये बाउंड्री से नीचे नीचे रहेगी। साइन थीटा की कोई भी वैल्यू +1 से ऊपर नहीं होती और कोई भी वैल्यू -1 से नीचे नहीं होती, ये याद रखना है। थीटा चाहे आप 0 से कितने मर्जी डिग्री ऊपर ले जाओ, 400 डिग्री, 500 डिग्री, 800 डिग्री, 750 डिग्री, कुछ भी, कभी भी कोई वैल्यू +1 से ज्यादा नहीं होगी और कभी भी कोई वैल्यू -1 से कम नहीं होगी। साइन थीटा को बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन है, दो बाउंड्रीज के बीच में ही है सारी की सारी वैल्यूज, बट उन दो बाउंड्रीज के बीच में सारी वैल्यूज होती हैं, मतलब 0 भी होता है, 0.1 भी होगा, 0.2 भी होगा, 0.3, 0.4, पूरा 1 तक जाएगा, कहीं पर भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है। एवरी वैल्यू इज पॉसिबल बिटवीन -1 एंड +1, एंड हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर? इनफिनिट। सिर्फ ये नहीं याद रखना कि sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, sin 75, sin 73, याद नहीं रखना है, बट यू शुड नो कि उसकी भी कुछ वैल्यू होती है। ऐसा नहीं कि sin 75 कुछ नहीं होता है, sin 90 अगर यहाँ है तो 75 यहाँ होगा, तो वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। sin 45 है तो ये 90 है, ये 0 है, तो 45 यहाँ ये वैल्यू है। ठीक है, जो वेव 0 से स्टार्ट होती है मैक्सिमम पे जाके फिर 0 पे और फिर मिनिमम पे जाके 0 आएगी, तो ये कंप्लीट हो गई, इस वेव को साइन वेव बोलते हैं। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री है कोसाइन वेव। हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? x and y, so we draw cosine wave या cos wave, we say it is cos wave, it starts from 1, मतलब 0 पे 1 होती है, then comes down, goes to the other and then finishes here। एक चीज याद रखो बेटा, 0 से स्टार्ट होकर 0 पे खत्म होगी, अगर 1 से स्टार्ट हुई तो 1 पे खत्म, तभी बोलेंगे वो कंप्लीट वेव है। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है दिस इज +1 और ये जो वैल्यू है दिस इज -1। इफ दिस इज रिप्रेजेंटिंग 0 डिग्री, दिस विल बी 360 डिग्री कंप्लीट वेव। 0 और 360 का हाफ यहां होगा, कितना? 180। 0 और 180 का हाफ यहां होगा, 180 360 का 270। Now you can get idea for these values for cos. What is cos 0? Cos 0 is +1, ग्राफ ऊपर है। What is cos 90? It is 0. What is cos 180? Cos 180 is -1. What is cos of 270? And what is cos of 360? +1। जो वैल्यू 0 पे होती है ना वही 360 पे भी होती है वैल्यू, चाहे यहां देख लो चाहे वहां देख लो। तो ये कोसाइन वेव है या इसको बोलते हैं कॉस वेव। तो साइन वेव और कॉस वेव फिजिक्स में बहुत बार यूज होती है। इसके अलावा कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखो, कुछ वैल्यूज तो हमने याद रखी हुई हैं ऑलरेडी। साइन थीटा और कॉस थीटा की, क्योंकि साइन और कॉस ही बेसिक हैं, बाकी सब तो इनसे ही आ जाएंगे। डिवाइड करोगे तो tan आएगा साइन को कॉस से,
कॉस को साइन से करोगे तो कॉट आ जाएगा, साइन को रिवर्स करोगे तो कोसेक, कॉस को रिवर्स करोगे तो सेक। ऑल 6 0 30 45 60 90 ये वैल्यूज तो याद है। यू नो व्हाट इज साइन 0, साइन 30 1/2 होता ना, 1/2 0.5 के बराबर होता है, पता तो है आपको ये। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या हुआ। साइन 45 कितना हुआ, 1/√2 सॉल्व करके देखना बेटा, 1/1.414 0.707 होता है, 0.7 ही लिख लेता हूँ। ये 0.5 ये 0.7। साइन 60 कितना होता है, √3/2, √3 हुआ 1.73 डिवाइड बाय 2, तो ये सॉल्व करके आपके पास आता है 0.85 साइन 90। आपको जो वैल्यूज पता है मैं वो नहीं लिख रहा, देखो क्या दिखा रहा हूँ यहाँ आपको, 0 से कितनी होगी 0.5 0.7 0.8 1, कॉस उल्टा है 1। ठीक है, तो 90 तक अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ ना ये, तो ये साइन का ग्राफ होता है, पूरा नहीं बनाया मैंने 90 तक, 0 90। ठीक है, 45 यहाँ होगा, 45 पे 0.7, देखो अगर ये 1 है ये 0.7 होगा, ये 45 पे 30 तो यही होगा, 30 पे कितना 0.5, 60 पे कितना 0.8। और ये देखो इसको थोड़ा सा वो करूं मैं, मैग्नीफाई करूं इसको, इतने से पोर्शन को 90 वाले पोर्शन को मैग्नीफाई करूंगा ना, तो देखना क्या बनता है, x y ये बना 0 90 30 45 60, देखना वैल्यू 30 पे कितना है 1 से थोड़ा कम है, कितना है ये, अगर 1 है तो ये 0.8 हुआ, 45 पे 0.7, 60 पे 0.5, 90 पे 1। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग, जब थीटा 0 से 90 डिग्री बढ़ता है तो साइन थीटा 0 से 1 तक चला जाता है, लेकिन कॉस थीटा 1 से 0 आ जाता है। ठीक है, इन ग्राफ्स को देख लो, इनको हम यूज करेंगे जब भी सिंपल हार्मोनिक पढ़ेंगे, मोशन पढ़ेंगे उसमें भी, और काइनेमेटिक्स में भी यूज होंगे ये।